नन्ही सी बच्ची थी, उसने ईश्वर उसको स्वप्न हुआ, ईश्वर ने उनको दर्शन दिया, तो उन्होंने मांगा कि मैं जन्नत देखना चाहती हूँ, स्वर्ग देखना चाहती हूँ। तो ईश्वर ने बोला कि ये तो जिंदा जी को नहीं देख पाता, लेकिन उस बच्ची की जिद थी, उन्होंने मान ली, तो भगवान उसको स्वर्ग का दर्शन करा रहे हैं, अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स हैं उनमें उसको ले जा रहे हैं, तो वो एक एक के बारे में पूछती है और वो उसको एक्सप्लेन करते जा रहे हैं। तो वो एक बहुत बड़े हॉल में ईश्वर उसको ले गए, जो कई किलोमीटर में बना हुआ है एक हॉल। तो उसमें बहुत सारी चीजें फ्रेश पड़ी हैं लेकिन अधूरी। एक मकान है बहुत बढ़िया लेकिन अधूरा कुछ बना हुआ। एक डिग्री है MBBS की लेकिन पूरी प्रिंट नहीं हुई है, ठीक है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें, लेकिन अधूरी है, वो पूरी नहीं है। तो उस बच्ची ने पूछा कि ये क्या है, तो ईश्वर ने बोला कि ये हमारे यहाँ का गार्बेज हाउस है, ये हमारा कबाड़ घर है। बोला कैसे? उन्हें बोला कि ऐसा है कि नीचे जमीन के ऊपर जब भी कोई व्यक्ति प्रार्थना करता है और उसके प्रार्थना के साथ उस चीज को हासिल करने के लिए काम करना शुरू करता है, तो हम ऊपर उस चीज का निर्माण शुरू कर देते हैं। तो अगर आप मकान के लिए काम कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हैं, तो वो नीचे काम करता रहता है, प्रार्थना करता रहता है और हम वो उसकी कंस्ट्रक्शन करते चलते हैं। लेकिन जब वो बिल्कुल पूरा होने को आती है, गलती से वो प्रयास करना छोड़ देता है और उसकी आधी अधूरी चीज को हम गार्बेज में डाल देते हैं। तो आपके जो भी सपने हैं, जो भी ख्वाहिशें हैं, वो बिल्कुल पूरी हो सकती है, कठिन हो जाता है। लग रहेंगे। तो मेरी ये ख्वाहिश है, आप ऐसा ना बने, आपको तरक्की मिले, कामयाबी मिले, पर आराम से ना मिले, ये मैं चाहता हूं। सिर्फ इसलिए कि जब आपके ग्रुप में लोग संघर्ष कर रहे हो, जब आपका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा हो लेकिन दूसरों के लिए बड़ी जटिलता हो जो शुरू में होती है, तब आप सेंसिटिव हो सकें, क्योंकि आपके अनुभव से वो गुजरी हुई चीज हो, आप समझ सकें। एक दृष्टांत के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। एक राजा थे, उनका एक बेटा था जिसको राजा बनना था। कुछ देर बाद इस लायक हो गया था वो, लेकिन उनको उसका राज्याभिषेक हो उससे पहले उसको 1 साल के लिए किसी ट्रेनिंग में भेजा गया, किसी एजुकेशन सिस्टम में भेजा गया। पुराने जमाने में जैसे गुरुकुल में शिक्षा होती थी, तो तब उस वक्त के कोई बहुत काबिल वली अल्लाह, कोई फकीर रहे होंगे जिनके पास उन्होंने 1 साल के लिए अपने बेटे को सुपुर्द किया उनके। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? तो डेट फिक्स हो गई, वो फकीर उनको ले गया, राजकुमार को। तो 1 साल पूरा हो गया। जब उसके आने का दिन तय था, 1 साल जिस दिन पूरा होना था, और अगले दिन उसका राज्याभिषेक था, राजा बनना था उसने। तो राजा ने उसके स्वागत के लिए सब कुछ इंतजाम किए, अपने दरबारियों को, सहयोगियों को, मंत्रियों को, प्रजा को, सबको बुलाया कि आज मेरा बेटा अपनी तालीम पूरी करके आ रहा है, एजुकेशन पूरी करके आ रहा है, अगले दिन उसको राजा बनना है। तो उसके आने का वक्त हुआ, तो दरबार में जैसे ही उसके बेटे ने एंट्री की फकीर साथ, तो सारा मंजर बदल गया। राजा उस अपने बेटे का हुलिया देख के एकदम आपे से बाहर हो गया, आग बबूला हो गया। वो चीथड़ों में लिपटा हुआ था, जिस्म पे मैल, फकीर वो साथ, और अपना बिस्तरा बांध के उस फकीर ने उस राजकुमार के सर पे रखा हुआ था। तो राजा चिल्लाया कि ये क्या मजाक है, तुम्हें मैं फांसी लगा दूंगा। फकीर ने बोला चुप, अभी 11 नहीं बजे, 1 साल पूरा नहीं हुआ अभी, हेलो, अभी इसकी शिक्षा का कुछ हिस्सा बाकी है। ये कह के उसने उसी बिस्तर से एक हंटर निकाला, एक कोड़ा निकाला, राजकुमार को नीचे लटाया और ऊपर से कोड़े चलाने शुरू कर दिए। राजा फिर उठा, लेकिन लोगों ने उसको रोका कि इससे पूछो तो सही, ये जो फकीर है ये आम आदमी नहीं है, गुरु है, आखिर कोई कारण होगा इसके पीछे। उससे पूछा गया कि ये क्या है? बोला सिंपल सी बात है, ये इसका आखिरी लेसन था इसका, मैंने सारी ट्रेनिंग दे दी इसको। क्या? कि मैंने पूरे 1 साल में इससे वो सब करवाया जिसको राजा बनने के बाद करने का इसको मौका नहीं मिलना है। क्योंकि राजा के जिस्म के ऊपर चीथड़े नहीं होते, राजा के जिस्म के ऊपर मैल नहीं चढ़ता, राजा किसी का बिस्तर नहीं उठाता, और राजा के कभी कोड़े नहीं लगते। कल को ये राजा बने, कल इसके सामने ऐसे लोग होंगे, कल ये किसी से बिस्तर उठाएगा, कल ये किसी को कोड़े लगवाएगा, ताकि आज पूरे साल में हर वो चीज जो कल इसको करने को नहीं मिलनी, इसके अनुभव से गुजर जाए, ताकि जब ये ऐसे काम करे या देखे तो इसको महसूस होता रहे कि जब ऐसा होता है तो कैसा लगता है।
आपको सब मिले पर आराम से ना मिले, ताकि आप लोगों की पीड़ा को समझ सके, उनके लिए काम कर सके। आखिर हमें ये बिजनेस आपको मौका देता है सार्वजनिक जीवन शुरू करने का। बहुत बड़ी लाइफ, आपका जीवन एक कथा हो जाए, कहानी हो जाए, इस तरह का निमंत्रण इस बिजनेस के माध्यम से वो आपको दे रहे हैं ये सब लोग। इसलिए इसको जब तक आप छोटे छोटे बोझ पीछे नहीं छोड़ते, नाराजगी, तनक मजाजी, 10, 20, 50 रुपए की बात नहीं चलेगा। बिना सीखे नहीं चलेगा, धैर्य नहीं रखेंगे तो नहीं चलेगा। यदि हमारे जीवन में आज तक कोई सक्सेस नहीं है तो एक वजह से नहीं है कि आज तक हम तत्काल सुखवादी रहे हैं, अभी मिल जाए। हेलो। और प्रकृति कभी भी तत्काल सुखवादी को फल नहीं देती। पीताम्बर जी का जो मैसेज था और मेन मैसेज जितने भी आपको, 13 महीने में 15,000, 3 महीने में 1.5 लाख। हेलो। मेरे को 2.5 साल हुए इस बिजनेस में। ढाई साल में कितने महीने होते हैं? 30 महीने। 20 महीने में 3 लाख, 10 महीने में 30 लाख। आप जो मेहनत आज करते हैं वो डिपॉजिट होती है लास्ट वाले 10, 15, 20 मंथ में जाके। हेलो। एक व्यक्ति को प्लान दिखाने, देखिए अभी आप जिस नौकरी पे जाते हैं उसमें तनख्वाह मिलती है 6 से लेकर 10,000 रुपए। यस और नो? दिन की कितनी हुई? एक दिन की दिहाड़ी कितनी हुई? 200 रुपए से 300 रुपए। ठीक। आप 9 बजे जाना होता है ऑफिस, आप 9:15 बजे सो के उठते हैं। कोई चार्म नहीं है, कोई उत्साह नहीं है। अगर आपको बताया जाए कि कल से आपको मिलेंगे एक दिन के 5,000 रुपए, तो फिर 4 में फर्क आ जाएगा या नहीं? यस और नो? मेरे को जो पिछले महीने का चेक मिला है उसका अमाउंट है 2.25 लाख रुपए से ज्यादा। तो एक दिन के कितने हुए? हेलो। एक दिन के कितने हुए? 8,000 रुपए जो भी। अब मुझे ये बताएं, स्पेशली वो लोग जो पहली बार आए, कि यदि आपके पास एक ऐसा काम हो जिसमें 8,000 रुपए रोज मिलते हों तो चाल में फर्क आ जाएगा या नहीं? यस। अब थोड़ा सा इसके पीछे जाएं। जो मेरे को पैसे पूरे 30 महीने में मिले हैं उनको इकट्ठा करके 30 महीने में उसकी एवरेज निकालें, तो पर मंथ निकालें और पर डे निकालें तो एवरेज कितनी आएगी? 5-6 हजार रुपए की। यस और नो? यस। लेकिन करना क्या है? स्मार्ट बिजनेस क्या है? लोग पूछते हैं कि शॉर्टकट बता दो। शॉर्टकट बता रहा हूं। जब आपको 2 लाख का चेक आएगा, यानी पर डे की इनकम 8,000 की होगी, तो 4 में फर्क होगा। चाल ढाल तन डोले मन डोले होगा नहीं? आप ये सोचें कि पहले महीने अगर 200 रुपए मिलते हैं, अगले महीने अगर 1,500 रुपए मिलते हैं और अगले महीने कुछ भी नहीं मिलता है। सोच लें कि 30 महीने चलना है, सारा पैसा मिलना है लास्ट वाले 6-8 महीने में। एवरेज आएगी पहले दिन से, जिस महीने से आपने ज्वाइन किया है, पहले महीने से एवरेज आएगी 7,000 रुपए महीने की। तो पहले महीने से चाल वैसी कर ले जैसी आखिर में होगी, तब बात बनेगी। यस। लोग आपके विश्वास को फॉलो करते हैं। लोग इस बात के पीछे लगते हैं कि आप कितने खुश हैं, कितने एक्साइटेड हैं। यस यस।
यस भी लोग ऐसे बोलते हैं जैसे मना कर रहे हैं, हेलो नहीं चलेगा। जो भी होना है ये 2 साल, 1.5 साल, 2 साल का, 3 साल का एक पीरियड है। एवरेज आएगी 5,000 रुपए प्रति दिन की। हर वो व्यक्ति जिसने आज से बिजनेस का किट लिया है और टेलर के पास चला गया सिलवाने के लिए, जिसने ये निश्चय कर लिया है कि इस बिजनेस को मैंने सीखना है, उसने टेप सुनना शुरू कर दिया है, किताब पढ़ना शुरू कर दिया है, वो पहले ही दिन से टेक्निकल अचीवर है। वो पहले ही दिन से 5 से 7,000 रुपया प्रतिदिन कमाने वाला व्यक्ति है। अगर वो उस तरह से दिखना, महसूस करना शुरू कर दे जैसा कि बाद में होता है। आप मुझे ये बताएं, काफी सारे लोग यहां पे होंगे जिनकी अभी शादी नहीं हुई है क्या? हेलो, अब मुझे ये बताएं, सुनिए, अगर आपको आपकी शादी की डेट फिक्स हो जाए 27 जून, तो चाल में फर्क आ जाएगा या नहीं? हेलो, चाल में फर्क आ जाएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? मैं बताता हूं। चाल में फर्क उनके आएगा जिनको विश्वास होगा कि 27 जून को हो जाएगी, उनके फर्क आएगा। ठीक, सबने बिजनेस ज्वाइन किया है, सबको 2 साल में 5 से 7,000 रुपए प्रतिदिन के इनकम पे पहुंचना है। सबकी चाल बदल देनी चाहिए, उनकी बदलेगी जिनको विश्वास है कि पहुंच जाएंगे। गॉट इट? सो आपको 50 रुपए का आपका चालान काट के इतनी गर्मी में बिठा के, पसीना जब टपके, ऐसी स्थिति में आपको ये नहीं सिखाया जाएगा कि कपड़ा कैसे पहनते हैं, हेलो, ये चाय कैसे पीते हैं। आपको इतनी दूर बुला के केवल एक ऐसी शख्सियत के सामने खड़े करना है, बिठाना है, जिसके ओज मात्र से, जिसकी वाणी के स्पर्श मात्र से आपको विश्वास हो जाए कि आप 2 साल के भीतर हिंदुस्तान की 120 करोड़ की भीड़ में आपका नाम पहले 100-200 लोगों में होने वाला है। इसका विश्वास आपको हो जाए। गॉट इट? यस, 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 यस। 27 जून का विश्वास जिनको है, उनके मुंह से आवाज निकलेगी, यस। बहुत सारे मैसेज आपको मिले, बहुत सारे मैसेज आपको मिलेंगे। कॉमन चीज, सबके वेल विशियर हो जाएं। भगवान से मांगे कि ईश्वर अकाल पड़ा है, बारिश कर, सबके खेत में कर, तब आपकी खाई खेत में होगी। गॉट इट? यदि आप सोचें कि आपके खेत में हो, भगवान से बोले कि मेरे खेत में हो, पड़ोस के खेत में नहीं हो, तो पता क्या होगा? आपका खेत छूट जाएगा, सब हो जाएगा। सो आप बिजनेस में हैं, आपका एक ग्रुप है, आप चाहते हैं कि वो बढ़े, लेकिन दूसरे का कम करके बढ़े, किसी दूसरे को नेगेटिव करके बढ़े, नहीं चलेगा, हो ही नहीं सकता। सबके वेलविशर होके चलेंगे तो बढ़ेगा। तैयार है उसके लिए? यस, यस, यस। स्मार्ट, इस बिजनेस को करने के लिए कॉमन सेंस चाहिए। कॉमन सेंस सबके पास है, क्योंकि जिसको कॉमन सेंस नहीं है वो तो इस हाल में आता ही नहीं, पास से भी गुजरता नहीं है। आप आ गए हैं तो आप उस कैटेगरी में फॉल करते हैं जिस कैटेगरी के लोग इस बिजनेस में टेक्निकल पे जाते हैं। करेक्ट? यस। लेकिन कॉमन सेंस, स्मार्ट होना अच्छा है, ओवर स्मार्ट होना बुरा है, क्योंकि यह बिजनेस सादगी का है, सिंपलिसिटी का है। आपका विश्वास आपकी अपलाइन में होगा तो लोगों का विश्वास आप में होगा। आपके लोग वो करते हैं जो आप करते हैं। इस बिजनेस को आपने सीखना है और लोगों को सिखाना है।
इस बिजनेस को जब आप लोगों को सिखाएं तो सिखाने का अच्छा तरीका तो बस सब बताएंगे अभी। सिखाने का सबसे बुरा तरीका मैं आपको बता देता हूं। बताऊं? सबसे बुरा, घटिया, बिजनेस को बिगाड़ने वाला, बिजनेस को खराब करने वाला तरीका है कि आप लोगों को बोल के सिखाएं। लोगों को बोले मीटिंग में जाओ, लोगों को बोले टेप सुनो, लोगों को बोलो किताब पढ़े, लोगों को बोले प्रोडक्ट यूज करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप बिल्कुल उल्टा कर रहे हैं। बोल के नहीं सिखाना, करके दिखाना है। आपको विश्वास है कि अगर आप टेप सुनेंगे तो आपको इस बिजनेस की नॉलेज हो जाएगी? यस और नो? यस। तो आप चाहते हैं कि आप टेप सुने या आप चाहते हैं कि आपके लोग टेप सुने? उसके लिए आप उनको बोलेंगे कि टेप सुने? नहीं बोलना। क्या करना है? खुद सुनना है। हेलो? जो खुद सुनते हैं उनके मुंह से अपने आप निकलती है टेप। देखा आपने अभी? हेलो? कुछ लोगों को लगता है कि उन्हें सब कुछ आता है। हेलो? नहीं आता। अगर आता हो तो यहां आए। नहीं आता। लोगों को सिखाना है कि प्रोडक्ट यूज करना है, बोल के नहीं। प्रोडक्ट यूज करेंगे। सेमिनार में आए, सेमिनार में खुद आए, लोग आएंगे। एक प्रैक्टिकल बादशाह जी कराते हैं। लोग वो करते हैं जो वो देखते हैं, लोग वो नहीं करते जो आप उनको कहते हैं। क्यों? मानव मनोविज्ञान ये मानता है कि जब आप बोलने के लिए मुंह खोलते हैं तो सामने वालों को मैसेज आता है कि इसमें इसका स्वार्थ है। आप करके बताएं। ये उंगली सबके पास है? जिनके पास नहीं है मैं उनसे नहीं पूछ रहा, जिनके पास है दिखाएंगे ऐसे। अब हम सभी लोग ईमानदारी से अपनी इस उंगली को अपनी ठुड्डी पे लगाएं। आप देखिए कि आपकी ठुड्डी कहां है और आपकी उंगली कहां है। ठुड्डी यहां है, उंगली यहां पे है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि आप वो नहीं करते जो मैं कहता हूं, आप वो करते हैं जो मैं खुद करता हूं, करके दिखाता हूं। इस बिजनेस में किताब पढ़नी चाहिए। मैं यदि अब तक कुछ कर पाया, ऑफ कोर्स कि बस साहब का आशीर्वाद रहा, गाइडेंस मेरे पास थी, वो आपके पास भी है। मुकेश जी का प्रेम, कैलाश जी और बादशाह शारदा जी का सहयोग, लोकचंद जी शारदा, उनका आशीर्वाद मेरे पास भी था, आपके पास भी था। एक चीज मैंने अलग से की कि मैंने उन सब टेप्स को 100 सुना जो अवेलेबल थे। आपको ऐसा करना पड़ेगा। कुछ किताबें पढ़ी। किताब आईना है जो आपके व्यक्तित्व को बदलता है। किताब आपको मजबूती देती है। मैंने पिछले 6-8 महीनों में जो पढ़ा है, राइटर्स का नाम मैं बता देता हूं। ऑग मंडानोस, उसकी 2-3 बुक्स मैंने पढ़ी हैं। शिवखेड़ा को मैंने पढ़ा और रिच डैड पुअर डैड, रॉबर्ट कियोसाकी को मैंने पढ़ा और बड़ी सोच का बड़ा जादू। ये सभी किताबें यहां भी अवेलेबल हो सकती हैं। इन सब का क्रक्स जो मैं आपको 2-3 लाइन में बता दूं। यस, ये मेरी तरफ से फाइनल मैसेज है। दो शब्द हमारी वाणी में अमूमन रखते हैं, बदनसीब और खुशनसीब। यस और नो? अमूमन हम उच्चारण में लाते हैं, लेकिन इन सभी महापुरुषों को जिनको मैंने पढ़ा, उनका वो क्रक्स मैं आपको बता रहा हूं। बदनसीब वो नहीं है जिसका वक्त बुरा चल रहा है। क्या? बदनसीब वो नहीं है जिसका वक्त बुरा चल रहा है। बदनसीब वो है जिसका वक्त अच्छा चल रहा है और वो ये माने हुए है कि अच्छा ही चलता रहेगा। वो बदनसीब है। क्यों? ऑथर क्या कहना चाहता है? क्योंकि जीवन किसी का भी हो, आपसे लेके भगवान राम तक, जीवन
ऐसा किसी का हुआ ही नहीं है कि जिसमें उतार चढ़ाव नहीं है। हेलो, जो व्यक्ति, देखिए आपकी नौकरी है, एक अच्छी नौकरी है, अगर आप माने हुए हैं कि ऐसे ही चलती रहेगी, हेलो, नहीं चलेगी। आपके पास एक रोजगार है, अच्छा है, आप माने हुए हैं कि ऐसा ही चलता रहेगा, नहीं चलेगा। आप मेल कैंडिडेट हैं, आपकी वाइफ है, बहुत कहना मानते हैं आपका, वो बहुत सेवा करते हैं और आप धुरंधर हैं, आप उदंड हैं और आपने माने हुए हैं कि वो हमेशा ही अच्छी बनी रहेगी, नहीं रहेगी। डोंट टेक एडवांटेज एज ग्रांटेड। और आपने 2 लोगों को ज्वाइन कराया और उन्होंने 4 को करा दिया और आपके 2 ग्रुप चल गए और आप माने हुए हैं कि यूं ही चलते रहेंगे, नहीं चलेंगे। सो यदि अच्छा वक्त, जितने भी लोग यहाँ इस हॉल में बैठे हैं, सभी लोग सुबह खाना खा के आए थे क्या? यस। रात खाया था? रात को मिल जाएगा? बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं मिलेगा रात को, पता है आपको? शुक्रिया करना चाहिए मालिक का कि रात का है। सुनिए, आपके पास आज की डेट में जो सौभाग्य हैं उनको ग्रांटेड नहीं लें, उनको साथ में सहेजें और सख्त मेहनत करें ताकि वो हमेशा बने रहें आपके साथ। दिस इज द मैसेज। भीलवाड़ा में पहला फंक्शन जिसमें मैं भीड़ में बैठा था, आप सीडी देखें पुरानी, उसमें जो स्टेज था वो इससे 15 गुना बड़ा स्टेज था। उसके ऊपर इतने लोग रॉयल्टी भी थे जितने आप हॉल में बैठे हैं। हेलो, उनमें से 10 को छोड़ के बाकी कहीं नजर नहीं आता। पता क्यों? उन्होंने ऐसा माना कि अब तो पहुंच गए, बने रहेंगे। नहीं बने रहेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे, अपलाइन का कहना नहीं मानेंगे, तो नहीं बने रहेंगे। इसलिए बने रहो, ये मेरा निवेदन है। जो कुछ भी आपके जीवन में अच्छा है, मेरा अपना ये मानना है। देखिए, इस बिजनेस को लेके आप मेरे बारे में जो भी सोचें, आई डोंट नो, मैंने जो किया है केवल इतना। अनूप जी आपके सामने बैठे हैं, एक ट्रेन जिसका मैंने नाम सुना, ड्राइवर वाले कंपार्टमेंट में मैंने अनूप जी को बिठा दिया। हेलो, ठीक, साथ में इंजीनियर और जो सब कार्य करता थे वो काम चार्ज मैंने दिया संजीव जी कंडियाल को। कहां बैठे वो? ठीक, गार्ड की झंडी ला रहे थे वत्स साहब। मैं तो सिर्फ ये देख रहा था कि कोई फ्री नहीं चढ़ना चाहिए और गाड़ी यहां तक पहुंच गई। गलत। मैं व्यक्तिगत रूप से, ऐसा सिद्धांत मेरा है, मैं मान के चलता हूं कि कामयाबी आपको मिले पर आराम से नहीं मिलनी चाहिए। क्योंकि मेरा यह मानना है कि आप रॉयल्टी पे पहुंचे, मेरे को कोई चाव नहीं है। एक व्यक्ति मेरे सामने खड़ा होकर रॉयल्टी पे आके माइक पकड़ता है, मन में उबाल आते हैं। मेरे जीवन का कोई सबसे इमोशनल कोई मूवमेंट होता होगा वो कि स्टेज से कोई अचीव करे और मैं देखूं कि इसने मेरे सामने कल शुरू किया था, आज ये अचीव कर रहा है, ये रॉयल्टी में पहुंच गया। वो मेरे लिए सबसे मार्मिक दृश्य है। रोना आता है उनको, थैंक गॉड, फील ब्लेस्ड। लेकिन मैं कतई उतावला नहीं हूं कि आप रॉयल्टी पे आए। मेरे को कतई जल्दी नहीं है कि रॉयल्टी वाले टेक्निकल पे आए। मेरे को एक ही चीज चाहिए कि जिस एक स्टेप के आप ऊपर आ जाएं, लौट के नीचे नहीं जाना चाहिए। सिर्फ सफर ऊपर का, केवल ऊपर का सफर है। आपका बिजनेस चले, अच्छा चले और बंद हो जाए, उससे अच्छा है कि आपका बिजनेस नहीं चले, नहीं जरूरत। क्यों? क्योंकि जब आपके पास पैसा आना शुरू हो गया, जब आपका लाइफस्टाइल सॉफ्ट हो गया, जब आपको एसी की, एयर कंडीशन की, लग्जरी गाड़ी की आदत पड़ गई, जब आपने अपने बच्चों को प्रमोटेड बड़ी फीस वाले स्कूलों में डाल दिया, जब आपने अपने रिश्तेदारों में डमरू बजा के बता दिया कि आप बहुत अमीर हो गए हैं, उसके बाद अगर आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम आई तो आप आकाश से उतर के धरती में नहीं गिरेंगे, पताल में चले जाएंगे। और मैं ये नहीं चाहता। आई डोंट वांट।
यह बिजनेस इतना स्मार्ट बिजनेस है, तुलसीदास ने लिखा है कि सक्षम को ना दोष गुसाई। जो लोग जीवन में ऑलरेडी उन्नत थे, सक्षम थे, वो दुनिया में कुछ भी करें, कोई उंगली नहीं उठाता। लेकिन मैं और आप, आम आदमी, सबसे ज्यादा टैक्स देता है, सबसे ज्यादा समाज से लड़ता है, सबसे ज्यादा ईमानदार है, सबसे ज्यादा कानून का पालन करता है, सबसे ज्यादा पिसता है। पहली बात, मर्द की परिभाषाएं वक्त वक्त पे बदलती रहती है। हेलो, 100 साल पहले उस व्यक्ति को मर्द कहते थे जिसका कद 6 फुट से ज्यादा होता था और वजन होता था 120 किलो। हेलो, फिर परिभाषा बदली, फिर मर्द उसको मानते थे जो गेहूं की एक बड़ी बोरी इस बगल में और एक इस बगल में उठा के 4 बार उठक बैठक कर ले, उसको मर्द कहते थे। यस। फिर मर्द उसको मानने लगे जो 4 शादियां करे, 16 बच्चे पैदा करे। फिर मर्द उसको मानते थे जिसकी बड़ी बड़ी मूछें हो, एक नींबू इधर टिक जाए और एक इधर। हेलो। और फिर मर्द उसको मानते थे जिसमें 4 ऐब हों, उसको कहते थे कि ये मर्द है। और फिर उसको मर्द मानते थे जो खाम खा किसी को पीट के आ जाए। कि क्यों मार रहे हो? कि मर्द हूं। मर्दानगी की परिभाषा बदलती रही है, लेकिन आज के युग में आप मूंछ दिखा के मर्द नहीं हो सकते। हेलो, हो सकते हैं आप 10 बच्चे पैदा करके मर्द के अंदर कर देंगे पकड़ के। आप किसी को पीट के मर्द नहीं हो सकते। आप जोर लगाएं 2 गेहूं की बोरी उठाने के लिए, 20 रुपए दे देगा कोई उठाने के लिए आपको, इससे बड़ी बात नहीं कोई मानेगा। दुनिया में काम करने के तरीके बदल रहे हैं, लोगों की जेबें फटी हुई हैं, नाक बड़े बड़े हैं। हेलो, एवरेज औसतन आदमी के ऊपर कर्ज है और मर्दान की पता नहीं कहां कहां से टपकती है। आज के युग में मर्द वो है जो अपनी बढ़ी हुई नाक को जेब में डाले और ईमानदारी के इस बिजनेस में टेक्निकल मुकाम तक पहुंच के दिखाए, वो मर्द है। ये बिजनेस चलता है, चलता है, चलता है। दूसरा, सबको इसकी जरूरत है, क्योंकि आज हमारे ग्रुप में थानेदार भी हैं, आईएएस भी हैं, स्टेट मिनिस्टर भी हैं, जो काला बैग पकड़ के प्लान दिखाते हैं। ये बिजनेस चलता है, मैं जानता हूं, सबको इसकी जरूरत है, मेरे को पता है। और तीसरी, हर कोई इसको कर सकता है, प्रत्येक व्यक्ति इसको कर सकता है और 2 साल में, 1.5 साल में, 1 साल में रॉयल्टी पे आ सकता है। मुझे याद है मेरे स्पॉन्सर ने जो सबसे नेक काम मेरे साथ किया और मैंने उसको डुप्लीकेट किया, आगे कुछ लोगों के साथ किया। उन्होंने मेरे को साइन कराया, हम किट लेने के लिए पिकअप सेंटर पे गए। उन्होंने किट पकड़ा के मेरे को विदा नहीं किया, मेरे को साथ बैठा के टेलर के पास ले गए। हम शुरू में ऐसा डरते हैं, किसी को हम ये कहें कि आपने किट ली है, 2 टेप भी ले लो, एक किताब भी ले लो, तो हमें लगता है कि यार ये आदमी मना कर देगा या क्यों इसके पैसे लगे, ऐसा ना कि नेगेटिव ना हो जाए इसी बात से। तो उन्होंने वहां किट खोल के बोला कि इसमें से एक पैंट शर्ट तो आप सिलवा ही लो। मैंने बोला कि अभी तो आपने प्लान में ये बोला था कि 100% यूज आरसीएम का ही कपड़ा डालना है, तो फिर तीनों क्यों नहीं? उनको हैरानी हुई कि कुछ दम है बंदे में। तो तीनों पैंट शर्ट सिली। तो 2-3 दिन बाद मेरे को लगा कि एक पहनी हुई है, एक धुलने के लिए गई है, दूसरी अभी प्रेस नहीं हुई है, तो 3 तो काफी नहीं है, 3 और सिलवाई गई। एक बात और कॉमन थी जो क्रक्स है, क्योंकि वो उन लोगों के कपड़े रखे गए वहां पे जिन्होंने अपने से ऊपर उठ के लोगों के लिए कुछ किया था। हेलो,
आज हम जो कर रहे हैं वो उससे मिलता जुलता नहीं है ना? उससे मिलता जुलता है। ₹1500 से शुरू होने वाला ये सफर कुछ लोगों का घर तक ही पहुंचता है। हेलो, टेलर तक भी नहीं पहुंचता। कुछ लोगों का 2 लोगों तक पहुंचता है, कुछ लोगों का 5-4 लोगों तक पहुंचता है जो उनको मना कर दें और वो 5 तत्व में विलीन हो जाए। कुछ लोगों का 5-7 हज़ार रुपए की इनकम तक पहुंचता है, कुछ लोगों का लीडरशिप बोनस तक, कुछ का रॉयल्टी तक, कुछ का टेक्निकल तक। ये आप तय करेंगे कि आपका सफर जो ₹1500 की 3 पैंट 3 शर्ट से शुरू होता है, आप इसको कहां तक ले जाना चाहें। मेरा अपना ये विश्वास है कि ये सफर जो ₹1500 के कपड़े से शुरू होता है, राष्ट्रपति भवन तक पहुंचता है। आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको ले जाना चाहते हैं। आई बिलीव इन इट, आई ट्रूली बिलीव इन इट, इट्स माई बिलीव। मैं क्या करूं, मेरा विश्वास है ऐसा। वो लोग जिनके कपड़े म्यूजियम में रखे हैं वो इंसान थे, लेकिन उन्होंने अपने से उठ के दुनिया के लिए, समाज के लिए, आम आदमी के लिए कुछ किया था। ये भी सच है। और हम जो कर रहे हैं, हम वो काम कर रहे हैं, हम उस काम में कामयाबी की कामना के साथ काम कर रहे हैं कि जिस काम को करने के लिए भारत सरकार अपने पिछले 55-58 साल के अनुभव में फेल हो गई। बेरोजगारी हो, दंगे ना हो, लोग खुशहाल हो जाएं, अमीर हो जाएं, राष्ट्रीय उन्नति हो, सद्भावना हो, प्रेम बढ़े, भाईचारा बढ़े। हेलो, हम कामयाब होंगे। आपको आज की डेट में नहीं पता कि आप में से किस व्यक्ति के अंदर एक स्पोर्ट्समैन बैठा है, किस व्यक्ति के अंदर एक शायर है, किस आदमी के अंदर एक कवि है, किस आदमी के अंदर एक धुरंधर आदमी बैठा है। आपको नहीं पता। हर आदमी में होते हैं 2-4 आदमी जिसको भी देखना हो कई बार देखना। लेकिन आज की डेट में आपका सारा कैलिबर दबा हुआ है कि कल क्या होगा। हेलो, कल क्या होगा, इस चीज ने सारी बुद्धि को खारिज कर रखा है। 20,000 रुपए, 50,000 रुपए रॉयल्टी का मतलब है कि आपको उतना आने लगे कि आप इस डर से फारिग हो जाएं कि कल क्या होगा। तब आपके अंदर जिस व्यक्ति का साक्षात्कार आपसे होगा वो धुरंधर है, वो राष्ट्रपति भवन तक जा सकता है, वो जा सकता है, आप नहीं जा सकते। एक सपना आप यहां से लेके जाएं, यू नीड ए ड्रीम, जो आपसे काम करवा सके। मुझे याद है कि इस बिजनेस के शुरू में मैं भीलवाड़ा गया 20 अक्टूबर, बहुत बड़ा भव्य फंक्शन, भीड़ में पीछे बैठ के मैंने देखा। स्टेज पे बहुत सारे लोगों को बुलाया गया एज ए रॉयल्टी अचीवर्स। पीछे बैठ के मन में एक रीझ हुई, क्या कोई ऐसा दिन होगा कि मेरे को भी बुलाया जाएगा। हाला, एक सपना यहां बना और मैंने काम करना शुरू किया। मुश्किलें आई, वो 3 लोग मेरे को भी मिले, 3 नहीं 70 लोग मेरे को मिले ऐसे पहले ही 1 महीने में। क्योंकि उस जो मैंने देखा था उसका इतना प्रेशर था कि पहले ही महीने में बहुत सारे लोगों को मिला, एक से एक धुरंधर, एक से एक बातें करने वाला व्यक्ति। कुछ अच्छे लोग भी थे, कुछ ने साइन भी किया, लेकिन अलग अलग एटीट्यूड से। कुछ लोगों ने बहुत सपोर्ट भी किया, औसतन लोग। बहुत सारी ऐसी रातें गुजारी मैंने, बहुत सारी ऐसी यात्राएं की जिनका संस्मरण बिल्कुल रोंगटे खड़े कर देने वाला है। लेकिन जब भी मुश्किल आती, जब भी मुझे लगता कि अब नहीं होगा, बहुत थक गए, जब भी लगा कि नहीं अब क्या करना है, छोड़ो, घर में सब कुछ तो है, तो मैंने बार बार उस मंजर को याद किया। जब मैं बहुत उदास होता, थकता, बैठ जाता, तो मैं आंखें बंद करके सोचता
कि मेरे को बुलाया जा रहा है कोई एक बहुत बड़े फंक्शन में, कोई लीडर आवाज़ दे रहा है कि आओ और ट्रॉफी लो। लोग बेकरार हैं तालिब जाने के लिए। ये होता है, आप विश्वास करें, ये आपके साथ हो जाएगा, ये होगा, ये होके रहेगा। जब भी आपको समस्या है, एक पिक्चर यहाँ से ले जाएं। ये माइक्रोफोन किस आदमी के हाथ में है भूल जाएं। यदि मेरा यहाँ से बोलना आपको लुभाता है, आपको आकर्षित करता है, माइक्रोफोन यही रहने दें, पीछे का व्यक्ति बदल दें। सोचे कि आप बोल रहे हैं और इतने लोग सुन रहे हैं। फिर इस तस्वीर को फेड नहीं होने दें, कुछ भी हो चलते रहें। जब भी थकें, जब भी लगे कि नहीं अब नहीं चलता, लोग नहीं हैं, मना कर रहे हैं, फंक्शन में कोई आ नहीं रहा है, ये हो गया, वो हो गया, बीवी ने मारा, घर वालों ने डांटा, स्पॉन्सर ने कुछ बुरा कह दिया, डाउनलाइन अपलाइन, जब भी ऐसा लगे उस फिल्म को अपनी आंखों के आगे चलाना कि कोई बुला रहा है। एक सपना लेके जाएं कि इस शहर में इतना बड़ा कोई ऑडिटोरियम नहीं है जिसमें इतने सारे लोग बैठ सके। शाम का फंक्शन किसी ओपन ऑडिटोरियम में, किसी ओपन क्रिकेट स्टेडियम में हो, जमीन से लगभग 12 फीट ऊंचा मंच हो और इस क्षेत्र के सारे लोग उसमें बैठे हों, कम से कम भी 20,000 लोग। वो दिन हो, वो दिन जिस दिन आपको ट्रॉफी मिलनी है, रॉयल्टी की ट्रॉफी। सोचें कि पहली चेयर के ऊपर, पहली कुर्सियों के ऊपर वो सब लोग बैठे हैं, आपके अपने लोग, आपके पेरेंट्स, जिनके बारे में आप कभी आपने सोचा है कि इनको करके दिखाना है। वो लोग, वो शख्स बैठा हो जिसने मना किया था कि ये चल तो सकता है पर तेरे से नहीं होगा, वो भी बैठा हो। वो सब लोग अपने पराए, पास के, दूर से, आपकी डाउनलाइन के 4,000 लोग जो बेकरार हैं, आपकी अपलाइन, सब लोग जिन्होंने आपकी इस कामयाबी में थोड़ा थोड़ा दिल करके योगदान किया, वो सब लोग। इमेजिन करें कि उस शाम बहुत रंगीन मंच, बहुत खूबसूरत लाइटें, स्मोक उड़ रहा है, खुशबू चल रही है, आतिशबाजी हो रही है, माइक्रोफोन जो है वो अनूप शेखावत के हाथ में है और वो स्टेज से अनाउंस कर रहा है, व्हाट लेडीज एंड जेंटलमैन, नाउ प्लीज राइज अपॉन योर प्लेसेस, वी आर गोइंग टू वेलकम ए वेरी डायनेमिक लीडर, ए पर्सन who struggle a lot, a person who faced maximum negativity, a person who faced maximum failures, but at last he succeeded. Now bring your hand together and give him very thundering, rosy, happy, healthy welcome, none other than your name. You, every and each out of you, आपका नाम, आपका नाम, और सबकी जुबान पे एक नाम हो, आपका नाम, केवल आपका नाम। खुदा करे कि मोहब्बत में ये मुकाम आए, खुदा करे कि मोहब्बत में ये मकाम आए, किसी का नाम भी लूं। आदमी अभी तक का हमारा जो जीवन है वो फेल्यूर से बना है, आराम तलबी। जब मुश्किलें आती हैं तो अंदर से एक आवाज आती है कि छोड़, रहने दे। मन बहाने ढूंढता है कि इतने लोग हैं, इनसे नहीं हुआ, तेरे से भी नहीं होगा। हेलो, ये मेरे साथ हुआ। बहुत ऐसी घटनाएं हुई पहले 100 दिन में, पहले 2-3 महीनों के अंदर। ऐसी रात जब मैं एक प्लेटफॉर्म पे मैंने पेपर बिछा के काटी, बहुत बारिश हो रही थी
उस दिन मेरे को लगा कि बस अब नहीं, आज के बाद नहीं। लेकिन कुछ लोगों को सुना था, कुछ टेप सुने थे, कुछ किताबें पढ़ी थी, एक दूसरी आवाज भी चलती थी कि नहीं, तुमने जो शुरू किया है उसको अंजाम तक पहुंचाना है, चलो। ऐसी रात आपके जीवन में आ सकती है। मेरी बात और है कि मैं अगले दिन भी चला, आप नहीं चलोगे, आप छोड़ दोगे। छोड़ दोगे? छोड़ोगे? एक रात मैं हल्द्वानी से बरेली आया, रात के 2 बजे थे। आगे जहां मुझे जाना था वो 3 घंटे का सफर था, और वहां 5-6 बजे पहुंच के मेरा किसी ऑफिस में जाना मुमकिन नहीं था। जेब में पैसे उतने नहीं थे कि मैं होटल में रुकूं। मैंने एक बस ली जिसमें केवल 100 रुपया ज़्यादा किराया लगे, लेकिन वो घूमती घूमती जब वहां पहुंचे तो सुबह 9 बज चुके हों। उस रात मन में ये ख्याल आया कि बस ये आखिरी यात्रा है इस बिजनेस को लेके, अब के बाद नहीं। लेकिन उसके बावजूद जो पढ़ा था, जो सुना था, उसने फिर बोला कि तुम्हें उसको अंजाम तक पहुंचाना है जो तुमने शुरू किया है। मैं अगले दिन भी चला, लेकिन आप ऐसे में छोड़ दोगे? छोड़ दोगे? छोड़ दोगे? एक रात ट्रेन छूट गई, बस छूट गई। एक चौराहे में मैं खड़ा, इस तरह की ड्रेस में, एक ब्रीफ केस मेरे पास। ट्रक को मैं हाथ दे रहा कि शायद कोई मेरे को लिफ्ट दे दे। एक ट्रक रुका, मैं उसकी खिड़की की तरफ लपका, उसने बोला कि नहीं पीछे सवार हो जाओ। पीछे सवार हुआ तो उसमें 6 लोग और थे, 4 भैंसें, 2 उनके बच्चे। मैं पीछे खड़ा ना होके अगली तरफ गया ताकि गिरने से बच जाऊं। आगे फ्रंट में जो रॉड थी उसको मैंने पकड़ा। दिसंबर की रात मैंने उसको क्या पकड़ा, उसने मेरे को पकड़ लिया, इतनी ठंडी थी वो। मेरे पांव टकने तक गोबर में सने हुए थे। एक भैंस इधर से कमर हिलाती तो मैं उधर चला जाता, वो उधर से हिलाती तो मैं इधर आ जाता। बहुत ठंडी सर्द हवा मेरे चेहरे पे लग रही थी। मैंने उस रात सोचा कि इस रात अगर मैं इस सफर में नहीं होता तो मैं कहाँ होता? अपने घर पे होता, अपने 2 बच्चों के बीच में उनके सर पे हाथ रख के शायद सो रहा होता। मैंने एनालिसिस किया कि तुम्हारे पीछे कोई लगा हुआ है क्या? क्या शर्त है? क्यों दीवाने हो? घर में सब कुछ है। लगा कि बस आज आखिरी रात है, इसके बाद नहीं। सुबह फिर एक दूसरी आवाज चली अंदर से, यू विल हैव टू फिनिश इट वट एवर यू हैव स्टार्टेड। मैं अगले दिन भी चला, मेरी बात और थी, आप छोड़ दोगे? विजन इसी तरह से है जैसे एक टैंक। इसमें आज आप जो डाल रहे हैं वो है एनर्जी, विजन। आपको आज समझ आ रहा है कि 2 साल काम करना है, आपको समझ आ रहा है कि 6 महीने कुछ भी ना मिले तब भी चलते रहना है, आज आपको समझ आ रहा है। लेकिन 15 दिन बाद, 1 महीने बाद कम होगा। क्यों? क्योंकि जो विजन की टंकी है उसकी एक नेचर है कि उसके तल्ले में एक छेद है। हेलो, ये नीचे से निकलता रहता है। लेकिन एक विजनरी आदमी समझ सकता है कि इसका इलाज क्या है। इसको बंद नहीं किया जा सकता, इस पे ढक्कन नहीं रख सकता। अगर ये फुल रहेगा तो आप पूरी एनर्जी से दौड़ सकेंगे, नहीं रहेगा तो नहीं दौड़ सकेंगे। ये फुल रहे, इसके लिए एक ही काम करना है कि जिस अनुपात से निकल रहा है उसी अनुपात से ऊपर से डालते रहे। दुश्मन है। हेलो, अब खुद ही गिरना है और खुद ही उठना है। हेलो, खुद ही रोना है और खुद ही अपने आप को दिलासा देना है। किसी भी सफर में कामयाबी के लिए वक्त ज्यादा लग सकता है, जो भी लगातार चलेगा वो पहुंच जाएगा। यस,
और जो भी लगातार चलतियाँ होंगी वो गिरेगा। हेलो। और वो पहुंचेगा जो गलती करने पे सॉरी बोलेगा और गिर जाने पे उठ जाएगा और उठ के फिर चलेगा। आरसीएम बिजनेस में आपको रॉयल्टी मिले, टेक्निकल मिले, मिलेगी, ज़रूर मिलेगी, 1000% मिलेगी अगर आप लगातार चले। लगातार चलोगे तो गिरोगे, गिरोगे तो एक ही नियम है, कामयाबी का सबसे बड़ा नियम जो दुनिया के प्रत्येक क्षेत्र में हर व्यक्ति के काम आया, जिस नियम को फॉलो करके दुनिया में जब से दुनिया बनी है लाखों करोड़ों लोग कामयाब हुए, वो नियम है केवल एक, चलो, भागो, गिरो तो उठ जाओ, उठ जाओ। आरसीएम बिजनेस में जो भी मैं आपको बता पाया हूं, किसी भी नियम पे कुछ भी करके आपको कुछ भी करना हो, कुछ भी बनना हो, कतई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। धैर्य हो, कर्म में विश्वास हो, लगातार चलते रहें, गिर जाएं तो उठ जाएं, उठ के फिर चलें, फिर गिरें तो फिर उठ जाएं। दिस इज द ओनली प्रिंसिपल। वुड यू फॉलो इट? यस। लास्ट में एक छोटी सी पोएम मैं आपको सुनाऊं। यस। मेरा बचपन बहुत अच्छा तो नहीं था, मगर याद बहुत आता है। मुझे अपने बचपन की कई घटनाएं, कई मंजर, कई लोग याद हैं। उनमें से हैं एक मेरे पापा। मेरे पापा, मैं उनको बहुत पसंद करता था। मेरे पापा मेरे हीरो थे, वही मेरे शक्तिमान थे, वही मेरे स्पाइडरमैन थे, वही मेरे फैंटम थे, वो मेरे हीरो थे। मैं अपने पापा को बहुत पसंद करता था और मेरे पापा मेरे से काफी बड़े थे। यूं तो सबके ही पापा सबसे बड़े होते हैं, पर मेरे पापा मेरे से कुछ ज्यादा बड़े थे, क्योंकि मैं उनका 7वां और आखिरी बच्चा था। वो बहुत बिजी रहते थे, बहुत मेहनत करते थे, वो मेरे से बहुत कम बात करते थे। मैं बहुत चाहता था कि मेरे पापा मेरे से बात करें, पर उनको बहुत कम समय मिलता था। वो मेरे से कम बात करते थे या मेरे से कभी बात नहीं करते थे। मैं स्कूल जाता था, मैं स्कूल में देखता था कि दूसरे बच्चों के पापा कभी कभी स्कूल आते हैं। मेरा भी सपना था कि मेरे पापा भी कभी स्कूल आए, पर ऐसा कभी नहीं हुआ, कई सालों में नहीं हुआ। मेरे पापा केवल एक बार स्कूल आए थे, जब वो मेरे को स्कूल जमा करने आए थे, उसके बाद नहीं आए। मेरा एक ड्रीम था, मेरा एक सपना था, मैं जो बहुत चाहता था कि दूसरे बच्चों के पापा की तरह मेरे पापा भी कभी स्कूल आए। वो कभी स्कूल नहीं आए, और फिर मैंने कोई ऐसा मौका भी पैदा तो नहीं किया। मैं इतना अच्छा नहीं था वो कभी स्कूल आते, और मैं इतना बुरा नहीं था कि वो कभी स्कूल आते, क्योंकि मैं एवरेज था। एक बार मेरे को पता चला कि हमारे स्कूल में स्पोर्ट्स डे होने वाला है। सभी बच्चे किसी ना किसी खेल में भाग लेने वाले हैं और सब बच्चों के पापा स्कूल आएंगे। मुझे लगा कि शायद मेरे पापा भी स्कूल आएंगे, पर मैं किसी भी खेल में भाग लेने वाला नहीं था। फिर मेरे पापा स्कूल कैसे आते? मैं किसी भी खेल में अच्छा नहीं था, क्योंकि मैं सब खेल खेलता था। फिर मेरे को पता चला कि इस बार खेलों में दौड़ का खेल भी शामिल है, दौड़, रेस। तो मुझे लगा कि इसमें तो मैं शामिल हो सकता हूं, इसमें तो मैं जीत भी सकता हूं, क्योंकि दौड़ने में तो मैं सबसे आगे हूं। मुझे बड़ी खुशी हुई कि अब मौका आया, अब पापा स्कूल आएंगे। मैंने नाम लिखाया कि मैं भी दौड़ में शामिल होऊंगा, 100 मीटर की दौड़ में। मेरा नाम लिखा गया। स्पोर्ट्स का दिन आने वाला था, उससे एक रोज पहले मैं घर आया और मैं पापा के रूम में गया। पापा बहुत बिजी थे। मैं उनके पास खड़ा हो गया। मैंने बोला, पापा कल हमारा स्कूल में स्पोर्ट्स डे है, मैं भी भाग ले रहा हूँ, सब बच्चों के पापा स्कूल आने वाले हैं, आप भी स्कूल आओगे? मैं ये कह के चुप हो गया। काफी देर खामोश रहा, वो भी खामोश रहे, अपना काम करते रहे। काफी देर बाद
उन्होंने वो जवाब दिया जिसकी मुझे उम्मीद थी कि चल अपना काम कर। मैं निराश होकर उनके कमरे से बाहर आ गया। मुझे पता था कि मेरे पापा स्कूल आने वाले नहीं हैं। स्पोर्ट्स का दिन आया, सभी बच्चे बहुत खुश थे क्योंकि सभी खेल में भाग लेने वाले थे और सभी के पापा स्कूल आने वाले थे, पर मेरे पापा आने वाले नहीं थे। खेल का समय हुआ, सभी बच्चे दौड़ वाली रेखा पे आके खड़े हो गए। सबके पापा सामने खड़े थे, सभी बहुत खुश थे। खड़ा तो मैं भी था, पर मैं खुश नहीं था। दौड़ शुरू होने की सीटी बजी, 1 बजी, दूसरी बजी, तीसरी बजी तो मैंने सामने देखा पापा सामने हैं। मेरे को बहुत खुशी हुई। मुझे लगा अब मैं जरूर जीतूंगा। सब बच्चे भागे, मैं सबसे तेज भागा, लेकिन क्या हुआ कि मैं 10 कदम भागने के बाद गिर गया। मैं उठा और फिर भागा, उठा फिर भागा, फिर गिरा, फिर उठा, फिर भागा, फिर गिरा, फिर उठा, फिर भागा, फिर गिरा। अब क्या हुआ? अब तो मैं दौड़ शोर की रेखा से 10 गज पहले ही गिर गया। मैंने देखा सभी बच्चे शोर की रेखा पे पहुंच चुके हैं और सभी बच्चे अपने अपने पापा की बाहों में झूल रहे हैं। मैं गिर चुका था। अब की बार मैं उठ के भागा नहीं, सिर्फ चला। आंखें नीची करके मैंने देखा कि मेरे पापा मेरी तरफ बढ़ रहे हैं, मैं उनकी तरफ बढ़ रहा हूं। मेरा पूरा शरीर ठंड से सुन्न था, पूरा बदन कांप रहा था, मेरे गाल शर्म से लाल हो चुके थे। मैंने बढ़ते बढ़ते पापा के कदमों को आगे आते देखा और उनकी टांगों से चिपक गया और मैंने बोला, पापा आई एम सॉरी पापा, मैं हार गया, आई एम वेरी सॉरी। पापा ने मेरे को उठा लिया, गले से लगाया जैसे पहली बार लगाया हो और मेरे कान में बोला कि बेटे तुमने एक चीज नहीं देखी कि तुम इस दौड़ में 5 बार गिरे और 5 बार उठे, तुम 5 बार जीते हो, 5 बार। ये सब बच्चे तो इस दौड़ में 1 बार जीते हैं और तुम 5 बार जीते हो। और ये बच्चे तो इस खेल में जीते हैं, तुम जिंदगी की दौड़ में जीतोगे, क्योंकि जिंदगी की दौड़ का एक ही नियम है। जिंदगी की दौड़ का एक ही नियम है, भागो गिरो उठो, भागो गिरो उठो, फिर भागो, फिर गिरो, फिर उठो, फिर भागो, फिर उठो, फिर गिरो, फिर भागो। तुम जीतोगे। तुम इस खेल को क्या, जिंदगी की खेल को क्या, तुम जिंदगी की सभी दौड़ जीतोगे। इस घटना को 30 साल हो गए, इस घटना को 30 साल बीत चुके हैं। वो खेल खत्म हो गया, वो दिन खत्म हो गया, लेकिन मेरी दौड़ अभी भी जारी है। मैं अब भी दौड़ता हूं, दिन में 10-10 बार गिरता हूं। सिर्फ पापा की बात को याद रखता हूं कि गिर जाओ तो उठ जाना, फिर भागना, तुम जीतोगे, सब जीतेंगे। एवरीबॉडी, हर वो व्यक्ति जीत सकता है, हर वो व्यक्ति जीत सकता है, हर वो व्यक्ति जीत सकता है जो दुनिया के सबसे गोल्डन रूल को याद रखे कि लगातार चलना है। जो चलेगा वो गिरेगा। गिरने वाला अगर उठ जाए, उठ के फिर दौड़े, गिरे, फिर उठे, फिर गिरे, तो निश्चित रूप से सब जीत सकते हैं। Every and each individual can win if you will keep this principle in his mind. Whenever you fall down, get up and run and you will win.